इस वीडियो में हम समझेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है। एक्चुअली हुक्स के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया जिसके बेस्ड पे जो है 3 रिलेशंस आए। ठीक है, कौन-कौन सा रिलेशन आया? सिग्मा इक्वल टू ई, ठीक है? और उसके बाद टाउ इक्वल टू जी फाई, और उसके बाद आया तुम्हारा पी इक्वल टू के डेल वी अपॉन वी। ओके, तो ये तीनों रिलेशंस आए क्यों और ये कब तक वैलिड है? इसका मेन इम्पोर्टेंस ये पॉइंट है कि इसका लिमिट्स क्या है, ये वैलिड कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ है हुक्स लॉ का। ये स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। अंडर यूनिएक्सियल स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगना चाहिए। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट, जब भी हुक्स लॉ आप कहीं पे भी बोलो या लिखो, ये पॉइंट जो है एड अप होना ही चाहिए आपके उस स्टेटमेंट में या फिर बोलने टाइम प्रोपोर्शनल लिमिट टर्म आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्ट्रेन का। यहीं से आप लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू ई ई। यहाँ पे ई क्या है? कैपिटल ई। वो ई जो है तुम्हारा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो फिर इसको इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है तभी तक वैलिड होता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में होते हैं। ठीक है, मतलब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे देख रहे हो। अब सोचते होगे कि ये आखिर ग्राफ आया कहाँ से, ये है क्या? ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो है तुम्हारा लोड और डिफ्लेक्शन, ये लोड और ये डिफ्लेक्शन, ये जो भी ग्राफ आप किसी भी बुक में देखते हो, ये लोड और डिफ्लेक्शन के बीच का ग्राफ होता है। और ये आया कहाँ से? ये आया, ये कुछ इस तरह से आया। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्रिज्मेटिक बार लिया और एक उस बार पे जो है टेंसाइल फोर्स लगाया, और उस टेंसाइल फोर्स की वजह से इस बार में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, डेल एल, इसका लेंथ जो है वो चेंजेस होते गया। तो इनिशियली जो उन्होंने देखा, थोड़ा सा जैसे ही लेंथ चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग कुछ फोर्स लगा, कुछ लोड पे उसका लेंथ चेंज हुआ। तो इस तरह से पूरा करते करते इन्होंने पूरा एक प्लॉट बनाया। तो ये प्लॉट जो है कुछ इस तरह से आया। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से आया। अब देखो ये जो प्लॉट है ये किसका है? ये तुम्हारा माइल्ड स्टील का है, माइल्ड स्टील का है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, इस तरह से करके होता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये तुम्हारे किसी ब्रिटल मटेरियल का है। ओके, तो सभी मटेरियल का जो ये ग्राफ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, समझने वाली यहाँ बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये जो ग्राफ आता है हमारा लोड और डिफ्लेक्शन का ग्राफ आता है। अब तुम बोलोगे कि इस ग्राफ को हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल सा है। ये फोर्स जो है यहाँ पे लोड क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स को अपॉन एरिया कर दो और यहाँ पे डेल एल जो डिफ्लेक्शन है इसको लेंथ एल कर दो, तो ये तुम्हारा स्ट्रेन आ जाएगा और ये तुम्हारा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लोड और डिफ्लेक्शन का जो लोड और डिफ्लेक्शन का होगा तुम्हारा ग्राफ, वही ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को स्टडी करने के लिए इस ग्राफ का यूज कर सकते हैं। अब देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, तो ये यहाँ पे देख लो, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये एक्चुअली थोड़ा सा पहले आता है इलास्टिक लिमिट के। तो सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ जो है सिर्फ इसी लिमिट तक वैलिड है, मतलब इसी स्ट्रेन वैल्यू तक, इसके अंदर तक अगर हम स्ट्रेन का वेरिएशन करेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो लीनियरली होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद हम जैसे ही स्ट्रेन को बढ़ाएंगे मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ाएंगे, तो हम अगर ये सोचें कि हमारा स्ट्रेस जो है उसी रेट से बढ़ेगा तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो स्ट्रेस बढ़ने का रेट है वो देखो कम हो जाता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट स्ट्रेस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस जो है वो कम ही बढ़ेगा। और ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ाओगे तो प्लास्टिक रीजन आ जाएगा। मतलब ये देखो इलास्टिक इलास्टिक पॉइंट है, ये इलास्टिक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक अगर डिफॉर्मेशन आएगा ना, यहाँ तक डिफॉर्मेशन आएगा, और अगर उसके बाद ये पी फोर्स आप यहाँ से हटा दो, ये लोड यहाँ पे लगाना हटा दो, तो ये फिर से ये डिफॉर्मेशन घट के जीरो पे आ जाएगा। मतलब बॉडी अपना शेप जो है रिगेन कर सकता है इलास्टिक लिमिट तक। बट इस इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, जो कि हुक्स लॉ है। इलास्टिक लिमिट बता दिया मैंने, ये लिमिट बता दिया। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो है ये तुम्हारा प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो है ये कंप्लीट ये प्लास्टिक रीजन होता है, और इधर जो है ये वाला
ये वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। तो ये तो था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है और इस ग्राफ के थ्रू हम कैसे हुक्स लॉ को अप्लाई करेंगे, या इक्वेशन और ग्राफ का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन पे बेस्ड हम शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग में। टाउ इक्वल टू होता है, टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेस है और जी जो है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। और ये फाई जो है वो शियर स्ट्रेन है, ठीक है। ये एक रिलेशन भी होता है। एक और रिलेशन होता है तुम्हारा बल्क मॉडुलस का, वो जो है प्रेशर इक्वल टू होता है के माइनस डेल वी अपॉन बी। ये माइनस क्यों होता है ये सब कुछ डिटेल में बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन होता है यहाँ पे। ई जो है, ई क्या है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जी जो है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और के जो है वो बल्क मॉडुलस है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन देम, देन इक्वेशन इज लाइक ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू 3k 1 माइनस 2 म्यू 9kg 3k प्लस जी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। और अगर इस तरह से बात करें तो ई का वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद के का वैल्यू होता है, और उसके बाद जी का वैल्यू होता है। किसी एक सेम बॉडी का अगर ये तीनों चीज़ आप पता करोगे किसी एक सेम मटेरियल का, तो सबसे ज़्यादा जो है उसका इलास्टिक लिमिट आता है, फिर उसके बाद उसका बल्क मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।